सेल का मतलब होता है बेचना। सीधा सीधा एग्जाम्पल है, ए बंदा है और एक बी बंदा है। ए बंदा बी बंदे को अपनी कार बेच देता है, उसके बदले बी ए को पैसे देता है। तो ए ने क्या कंडक्ट करी, एक सेल कंडक्ट करी। तो बस टॉपिक खत्म हो गया, डन डना डन। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय टाटा, टेक केयर। तो देखो वाईजी लॉ के वीडियो में सेल समझ रहे हो, चाय की थड़ी पे नहीं, इतना सिंपल नहीं होता। डिटेल में देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से सबसे पहली बात तो ये कार वाली चीज आउट है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जब अपन सेल पढ़ते हैं चैप्टर 2 में, तो वो स्पेसिफिकली इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टीपीए में डील नहीं होते हैं। तो कार इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल, क्योंकि कार एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डील होता है। तो पहली चीज तो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की ही बात कर रहे हैं, बात दिमाग में बिठा लो। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी चैप्टर 3 ऑफ टीपीए में दिया हुआ है और सेल की डेफिनेशन दी है सेक्शन 54 में। तो 54 बोलता है सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड। प्राइस पेड तो सिंपल, जो मैंने एग्जांपल दिया, कार हटाओ घर डाल दो। ए ने बी को अपना घर बेचा, बी ने ए को उसके पूरे पैसे दे दिए, सेल हो गई, प्राइस पेड हो गई बी की तरफ से। प्रॉमिस्ड मतलब ए ने बी को घर बेच दिया और बी ने प्रॉमिस करी कि मैं तेरे को प्राइस दूंगा, फ्यूचर में कभी दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, तो वो भी सेल हो गई। बस जो प्राइस है वो दी नहीं है, वो प्रॉमिस्ड है। और तीसरी चीज पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड मतलब आधा पैसा दे दिया, आधा बाद में दूंगा। 10 लाख रुपए का घर था, 5 लाख दे दिए, 5 लाख बाद में दूंगा। पार्टली पे कर दिया, पार्टली प्रॉमिस कर दिया। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बैरेक्ट में दी हुई है, लेकिन ये इनफ नहीं है। ये डेफिनेशन सिर्फ इतना बताती है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है और उसके बदले में या तो पैसा मिलता है या पैसा मिलने का प्रॉमिस होता है। इतना इनफ नहीं है। इनफ करने के लिए, एकदम मेंटल क्लैरिटी के लिए अपने को पता होना चाहिए सेल के एग्जैक्टली क्या क्या एसेंशियल है, ताकि अपन आइडेंटिफाई कर पाए कब सेल हो रही है, कब सेल नहीं हो रही। तो असेंशियल जब सेल की बात करें तो पहला असेंशियल है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये तो अपने को पता ही है। ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को अपन कन्वेंस बोलते हैं। मतलब ए के पास मान लो कोई प्रॉपर्टी है, ए ने बी को सेल करी अगर, तो वो ट्रांसफर ओनरशिप का कैसे करेगा, वो कन्वेंस से करेगा। प्रॉपर्टी बी के पास जब जाएगी उस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेंस। प्रॉपर्टी ए ने बी को कन्वे कर दी, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी बोल सकते हो, कन्वेंस भी बोल सकते हो। तो कन्वेंस हो गया पहला असेंशियल। दूसरा असेंशियल हो गया सेलर शुड बी द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ए अगर बी को ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है तो वो ओनर होना चाहिए। अगर ए ने खुद ही प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी है किसी और से, तो वो सेल थोड़ी ना कर सकता है। कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन एग्जाम में तुमको अज्यूम करके चलना है कि जो कॉपी तुम्हारी चेक कर रहा है उसके पास कॉमन सेंस नहीं है, उसको तुम्हें सब कुछ समझाना है। तो लिख के आना एसेंशियल में, यू कांट स्किप कॉमन सेंस एलिमेंट्स, पूरा लॉ ही कॉमन सेंस है। तो पहली चीज कन्वेंस, दूसरी चीज जो सेल कर रहा है वो ओनर होना चाहिए। तीसरी चीज पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट एट द डेट ऑफ सेल। ए और बी दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए एट डेट ऑफ सेल। अगर बी के बेनिफिट के लिए सेल हो रही है तो एक बार को इसको एक्सेप्शन मिल जाते हैं, लेकिन फॉर थ्योरेटिकल पर्पसेस दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट टू सेल होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब मेजर होना चाहिए, जिसका मतलब होता है 18+ होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए। और साउंड माइंड का मतलब है कि जो पार्टीज हैं वो पगली नहीं होनी चाहिए, सेन माइंड होना चाहिए उनका, इनसेन माइंड नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा है ना अपन ने, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कॉम्पिटेंसी चाहिए वही कॉम्पिटेंसी सेल करने के लिए भी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही कर रहे हैं अपन। इसमें एक चीज समझाऊंगा आगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो अपन सेल करते हैं तो अपन एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एक अलग चीज होती है। इसी वीडियो में बताएंगे, आगे बताएंगे। तो किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कॉम्पिटेंसी चाहिए, मेजर प्लस साउंड माइंड, वो सेल करने के लिए भी चाहिए। चौथी चीज सब्जेक्ट मैटर, द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सेल। ए के पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ये एग्जिस्टेंस में है, प्लॉट ऑफ लैंड है, ऑब्वियसली एग्जिस्टेंस में है। ये बी को बेच देता है, वैलिड सेल है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट मैटर क्या है यहाँ पे, ये प्लॉट ऑफ लैंड। मान लो ए के पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है और ए बी को बेचता है इस प्लॉट ऑफ लैंड के साथ एक घर, जो घर अभी इस पे बना ही नहीं है। तो जो वो सेल कर रहा है वो इन एसेंस एक घर कर रहा है जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो वो सेल नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होगा। फ्यूचर में कभी वो सेल करना चाह रहा है कि जब घर रेडी हो जाएगा तब अपन सेल कर लेंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अपन ने करा है। अगर घर एग्जिस्टेंस में है तो अभी ही अपन सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि फ्यूचर में सेल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अभी सेल कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि सेल करने के लिए जो सब्जेक्ट मैटर है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि अभी बना ही नहीं है, फ्यूचर में कभी बनेगा। और पांचवा एसेंशियल प्राइस, मतलब मनी कंसिडरेशन होनी चाहिए। ए बी को अगर अपना घर बेच रहा है तो ए को उसके बदले में पैसे मिलने चाहिए।
अगर ए बी को फ्री में वो दे देता है घर, तो वो गिफ्ट होगा, वो सेल नहीं होगी। ये मैटर नहीं करता कि कितनी मनी कंसिडरेशन है। मान लो ए का ये 1 करोड़ रुपए का घर है और ये बी को 10 रुपए में बेच देता है, तो क्या वो सेल होगी? बिल्कुल सेल होगी। एडुकेसी ऑफ द मनी कंसिडरेशन इज नॉट रेलिवेंट। क्या वो मनी कंसिडरेशन एडुकेट है जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है उसके रिगार्ड में? ज़रूरी नहीं है। 10 रुपए में भी बेच दो 1 करोड़ का घर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडुकेसी बाद में जो सवाल उठते हैं उसके लिए रेलिवेंट होती है। जैसे मान लो ए और बी के बीच में बाद में डिस्प्यूट हो जाता है कि मैंने तो तेरे को सेल करी नहीं थी, तूने ज़बरदस्ती कराई थी। ए क्लेम करता है कि बी ने बोला था कि मेरे बच्चे को मार देगा अगर उसने 10 रुपए में अपना घर नहीं बेचा उसको। तो कोर्ट तब देखेगा ये वाली चीज़ कि हाँ भाई, ए बेवकूफ़ थोड़ी ना 10 रुपए में क्यों बेच रहा है घर, इतनी इन एडुकेट कंसिडरेशन वो क्यों ले रहा है 1 करोड़ के घर के लिए। तो वहाँ पे वो फैक्टर मैटर करेगा। लेकिन अगर सेल के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 1 करोड़ का घर है, आप 10 रुपए में बेचो कि 50 पैसे में बेचो, फ़र्क नहीं पड़ता। एडुकेसी रेलिवेंट नहीं है। बाद में अगर डिस्प्यूट उठता है तो उसकी रेलेवेंसी फिर भी आती है पिक्चर में। तो ये 5 एसेंशियल अपन ने देखे सेल के। ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, सेलर जो होना चाहिए वो खुद ओनर होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर है सेल का वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और जो आप बेच रहे हो उसके बदले में आपको मनी कंसिडरेशन मिलनी चाहिए, यानी कि प्राइस मिलनी चाहिए। तो ये तो हो गया सेक्शन 54 का पार्ट 1। पार्ट 2 में बताया है सेल हाउ मेड। तो इसमें बस ये बताया कि कब आपको सेल का रजिस्ट्रेशन कराना है और कब नहीं कराना है। सेल कैन बी मेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर द फॉलोइंग। ये 2 चीज़ें हैं, एक्चुअली 3 चीज़ें हैं, पहले 2 बताता हूँ। टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ एंड अपवर्ड्स, और अदर इंटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दोनों चीज़ों का अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही है। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही वो सेल होगी, बिना रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के अगर वो सेल होगी तो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब रिवीजन करते हैं। जो फर्स्ट वीडियो था टीपीए का, उसमें मैंने बताया था प्रॉपर्टी किन किन तरह की होती है। बेस क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था, इधर भी मैं शॉर्ट में वापस बता देता हूँ। प्रॉपर्टी होती है टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल प्रॉपर्टी होती है मूवेबल और इमूवेबल। टैंजिबल मतलब आप छू सकते हो जिस प्रॉपर्टी को, इनटैंजिबल मतलब जो एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे है, वो एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। टैंजिबल प्रॉपर्टी में, मूवेबल में आ गया आपका कार आ गई, टीवी आ गया, ठीक है, आपके जेवरात आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई। इमूवेबल में आ गया आपका घर आ गया, प्लॉट ऑफ लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो सेक्शन 54 बोलता है कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से सेल करना कंपलसरी कब है? अगर वो एक टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल है जिसकी 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है। तो टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये या फिर उससे ज़्यादा है। आज की तारीख में इसको अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? प्लॉट ऑफ लैंड हो गया, घर हो गया, बिल्डिंग हो गई। 100 रुपये से कम में कहाँ ज़मीन मिलेगी आपको? भारत के सबसे सस्ते स्टेट के सबसे सस्ते इलाके में जाके 1 गज ज़मीन खरीदोगे ना, तो भी वो 100 रुपये से महंगी मिलेगी। टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो मोस्ट प्रॉब्ली 100 रुपये से ऊपर की होगी। तो ये 100 रुपये का रूल बस आपको कॉपी में लिखने के लिए याद करना है, इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आज की तारीख में नहीं है। 1882 में ये बना था टीपीए, तब 100 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी, 100 रुपये में शायद बहुत ज़मीन आ जाती होगी, इसलिए तभी 100 रुपये लिमिट थी। लेकिन फिर वो इन्फ्लेशन आता गया, अब 100 रुपये की कोई औकात नहीं रही है, तो 100 रुपये का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने को एग्जाम में नंबर चाहिए तो याद रखना। दूसरी चीज़ है अदर इंटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनटैंजिबल में मैंने मूवेबल और इमूवेबल, ये दोनों का डिफरेंशिएशन तो बताया ही नहीं था बेस वाले लेक्चर में। तो क्या होता है ये डिफरेंस? इनटैंजिबल मूवेबल क्या होती है, इनटैंजिबल इमूवेबल क्या होती है? इनटैंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, इन इटसेल्फ कोई प्रॉपर्टी तो होती नहीं, आप छू तो सकते नहीं हो उसको, वो एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब एक राइट होता है आपके पास। अब जैसे मान लो पेटेंट है, ठीक है, तो पेटेंट सच्ची में कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। पेटेंट तो बस आपके दिमाग की उपज थी, आपका आइडिया था, आपने एक नया इन्वेंशन किया, उसका डिज़ाइन है वो। तो वो एक इनटैंजिबल प्रॉपर्टी है। आपका हक है उस पर, आपका राइट है उस पेटेंट पे, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते। ये एक मूवेबल टैंजिबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये कहीं पे भी अटैच नहीं है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ये इन इटसेल्फ अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन एक और तरह का राइट हो सकता है। मान लो मेरे पास राइट है एक प्रॉफिट ए पेंद्रे का। प्रॉफिट ए पेंद्रे पता है ना अपने को? प्रॉफिट ए पेंद्रे होता है किसी के लैंड से कोई इंटरेस्ट डिराइव करने का राइट। मान लो ए है, ए के लैंड पे एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में मछलियां हैं, और बी के पास इंटरेस्ट है कि इस पॉन्ड से वो जाके मछली पकड़ के लाके बेच सकता है, और ये राइट उसके पास 10 साल के लिए है। 10 साल तक वो मछली पकड़ के इस पॉन्ड से बेच सकता है। अब इसको थोड़ा समझो। जो पॉन्ड के अंदर जो मछली है, ये मछली जो जल की रानी है, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है।
तो बी का जो ये राइट है इस पे, क्या ये एक मूवेबल टैंजिबल प्रॉपर्टी पे राइट है? बिल्कुल है, कह सकते हैं, लेकिन 10 साल के लिए है ये राइट। अभी जो मछलियां इसमें पैदा हुई भी नहीं है, जो एग्जिस्टेंस में भी नहीं आई है, उन फ्यूचर मछलियों के ऊपर भी बी का राइट है। तो बी का राइट अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है। क्या आप उस राइट को छू सकते हो? अगर मेरा किसी घर के ऊपर राइट है, अगर मैं ओनर हूं किसी घर का, तो मैं उस घर को जाके छू सकता हूँ ना, वो टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे बी का जो राइट है वो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अटैच्ड है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से, जो कि ए का पॉन्ड है। तो बी का यहाँ पे जो इस पॉन्ड से 10 साल तक मछली पकड़ने का जो इंटरेस्ट है, जो प्रॉफिट है, पेंद्रे लेने का इंटरेस्ट है, उसको अपन बोलेंगे इनटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनटैंजिबल क्यों? क्योंकि वो टैंजिबल नहीं है, 10 साल के इस राइट को अपन छू नहीं सकते हैं। ये बस एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई मेरे को राइट मिला हुआ है, मेरे को इंटरेस्ट मिला हुआ है, मैं यहाँ से जाके मछली पकड़ूंगा। इमूवेबल क्यों? क्योंकि वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से अटैच्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट है इनटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो सेक्शन 54 बोलता है कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही सेल कर सकते हो इनटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट है आपका। मान लो बी के पास जो है 10 साल का राइट है मछली पकड़ने का, ये सी को ट्रांसफर कर देता है। अब सी के पास राइट हो गया इस पॉन्ड से 10 साल तक मछली पकड़ने का। तो ये जो ट्रांसफर कर रहा है, ये जो अपने राइट का सेल कर रहा है यहाँ पे, इनटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो राइट है बी का, उसकी ओनरशिप वो सी को दे रहा है, तो उसे रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से करानी पड़ेगी। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को या तो समझ में नहीं आती या समझाना नहीं आती, तो वो स्किप कर देते हैं। लेकिन इससे भी एक खतरनाक चीज़ है, ये वाली तो फिर भी लोग समझा देते हैं। जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ना, जो सब ऐसे स्किप मारते हैं, ऐसे एकदम मतलब फटाक से स्किप मार देंगे, जैसे कि बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, उनको खुद को नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि बेस क्लियर नहीं है। रिवर्जन, रिवर्जन का अगर आप सेल कर रहे हो तो एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से करनी है। रिवर्जन आपको अगर समझना है तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए। बेस किसी का क्लियर होता नहीं है, लेकिन पढ़ाना सबको है ऑनलाइन, तो मैं आपको बताता हूँ, अपन स्किप नहीं करते कुछ भी। रिवर्जन क्या होता है? ए है और बी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी का वीडियो फर्जी नहीं बनाया था, जो फर्स्ट वीडियो, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की मैंने आपको वीडियो में बताया था, प्रॉपर्टी इज अ बंडल ऑफ राइट्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से राइट्स आ गए? इसमें राइट टू एंजॉय आ गया, ठीक है, राइट टू डिस्ट्रॉय आ गया, ठीक है, राइट टू पोजेशन आ गया, बहुत सारे इसमें राइट आ गए। ये सारे राइट मिलके क्या बनाते हैं? ओनरशिप बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि ओनर के पास ये सारे राइट हों ही हों। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को लीज कर दी, ठीक है, 2 साल के लिए इसने लीज कर दी अपनी प्रॉपर्टी बी को। अब ए के पास क्या राइट टू पोजेशन है? नहीं है। राइट टू डिस्ट्रॉय है? नहीं है। राइट टू एंजॉय है? नहीं है। फिर भी ए तो ओनर है, तो ये तो एक लूप होल हो गया, कंसेप्चुअल फ्लॉ हो गया पूरी अंडरस्टैंडिंग में। तो इस फ्लॉ को फिल करने के लिए अपन ने एक राइट टू रिवर्जन क्रिएट करा। राइट टू रिवर्जन क्या होता है कि प्रॉपर्टी पे दूसरों के जो इंटरेस्ट हैं वो जब खत्म हो जाएंगे, तब वो प्रॉपर्टी किसको रिवर्ट बैक करेगी? वो बंदा ओनर होगा। तो जब तक 2 साल के लिए बी के पास ये प्रॉपर्टी लीज पे है, ना ए के पास राइट टू एंजॉय है, ना राइट टू डिस्ट्रॉय है, ना राइट टू पोजेस है। ए के पास क्या है? ए के पास है रिवर्जन का राइट। बाकी सारे राइट्स ना होने के बावजूद वो ओनर इसलिए है क्योंकि उसके पास रिवर्जन का राइट है। जब ये लीज खत्म होगी तो वो प्रॉपर्टी वापस ए के पास आएगी। ये होता है राइट ऑफ रिवर्जन। आप जाके यूट्यूब पे दूसरे वीडियो देख लो, कोई नहीं समझाता, क्योंकि बस रटते जाओ, सब कुछ नहीं समझना, बस रटते जाओ, रटने का गेम है। हमारे डायरेक्टर साहब ने यहाँ कई चमत्कार किए हैं। चमत्कार का मतलब है? मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे, I'll memorize it. उत्तमम दददात पादम मध्यम पादम तुचुक तुचुक। तो इसलिए समझना जरूरी है। तो ये जो राइट ऑफ रिवर्जन है ए का, ठीक है, ये इसको ओनर बनाता है, और ये ट्रांसफर अगर किसी को कर देता है, मान लो सी को कर देता है। अब ए ने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी है, तब भी वो ओनर है, बेच तो सकता ही है ना। ओनर कैन ऑलवेज सेल हिज प्रॉपर्टी। ये लीज कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ये अपना राइट ऑफ रिवर्जन सी को बेच देता है कि भैया जब ये लीज खत्म होगी तो अब ये प्रॉपर्टी ए के पास नहीं आएगी, ये प्रॉपर्टी सी के पास चली जाएगी, क्योंकि ए ने अपना राइट टू रिवर्जन सी को बेच दिया। तो वो भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनका जो सेल है वो हमेशा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होगा। तो ये हो गया दूसरा पार्ट सेक्शन 54 का। अब तीसरा पार्ट है जो कि आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, वो सब्जेक्ट मैटर वाले पॉइंट में एसेंशियल्स के, लेकिन फिर भी मैं एक और बार आपको बता देता हूँ, जो मैंने बोला था एंड में बताऊँगा।
डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड सेल। एक तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और एक होता है अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहाँ पे ये एक वर्ड की है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को ही अपन सेल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होगा, ए और बी के बीच में मान लो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल अगर हो रहा है तो ए और बी अग्री कर रहे हैं कि किसी फ्यूचर डेट को, ठीक है, किसी फ्यूचर डेट को मैं तेरे को सेल करूंगा। ए के पास एक घर है, वो घर वो बी को बेचना चाहता है, वो बोलता है मैं तेरे को 2 महीने बाद 2 months लेटर आई विल सेल यू दिस हाउस। तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि फ्यूचर में अपन सेल करेंगे। दूसरा एग्जांपल लो, ए है और बी है, इन दोनों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये बी की हो गई है। भले ही बी बोल दे कि मैं तेरे को जो पेमेंट है वो पेमेंट मैं तेरे को फ्यूचर में दूंगा, तब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल हो गई है। डिफरेंस क्या है दोनों चीज़ों में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में फ्यूचर डेट में सेल हो रही है, बी फ्यूचर में पेमेंट कर रहा है, लेकिन बी का कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा उस फ्यूचर डेट से पहले उस प्रॉपर्टी में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, हाथों हाथ सेल हो गई, बी ने भले ही पैसे 2 महीने बाद देने का बोला हो, लेकिन बी का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है प्रॉपर्टी के अंदर। बी का इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा प्रॉपर्टी में क्रिएट, फ्यूचर में प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल हो जा रही है, भले ही उसके पैसे बाद में देने को बात हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था ना, सेल में प्राइस या तो पेड हो सकती है या प्रोमिस्ड हो सकती है, पार्टली पेड पार्टली प्रोमिस्ड हो सकती है। डिफरेंस सिर्फ कॉन्सेप्ट का है। कॉन्सेप्ट का इतना सा डिफरेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में फ्यूचर में सेल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अभी सेल हो गई है। इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि अगर फ्यूचर में पैसे दिए हैं तो वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होगा। फ्यूचर में पैसे अभी की सेल के भी दे सकता हूं मैं। तो डिपेंड करता है कि ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का कर रहे हैं, क्या वो अभी सेल करने का कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में सेल करने का कर रहे हैं। अगर वो फ्यूचर में सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होगा, अगर वो भी हाथों हाथ सेल कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, या फिर जिसको सेल बोल सकते हैं। ये सेल को बहुत हल्के में ले लेते हैं लोग, लेकिन इस टॉपिक में ये बहुत सारी पेचीदा बातें हैं और इधर ही नंबर कटते हैं, ठीक है। तो इनको कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना है। रिवर्जन वाला, इंटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी वाला, ये वापस बैक जाके समझ लो नहीं समझ में आया तो, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और सेल का तो समझ में आ ही गया होगा। तो मेरी तरफ से सेक्शन 54 कंप्लीट है, लेकिन जाने का नहीं है। देखो इतनी मेहनत करता हूँ मैं, तो मैं एक लाइक तो डिजर्व करता हूँ। इसको स्किप मार देते हो ना तुम तो बद्दुआ लगेगी मेरी, मतलब पूरा पढ़ पुढ़ा के स्किप मार के भाग जाते हो ना, तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तुम्हें लगता होगा यूजलेस सी चीज़ें हैं ये, लेकिन इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है, मुझे सपोर्ट मिलता है, एल्गोरिथम से मेरा चैनल ज़्यादा प्रमोट होता है, तो वो कर दो। और अगर टीपीए इससे भी बहुत भयंकर तरीके से डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे मेरा टीपीए का कोर्स आ जाएगा, काफ़ी अफोर्डेबल है, अगर जुडिशरी का एस्पिरेंट हो तुम्हारे काम का है। और यहाँ पे मेरी फ्री प्लेलिस्ट आ जाएगी टीपीए वीडियोज़ की यूट्यूब पर जो अवेलेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय टाटा, टेक केयर। लाइक कमेंट कर देना बेशर्मो।